अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको HSC होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट क्लासरूम के सेकंड लेक्चर में खुश आमदीद। आज का मौजू जो है वो हमारा मज़ीद फर्स्ट जो लेक्चर था हमारा उससे थोड़ा एडवांस। आज मैं आप लोगों को बहुत सारी जो पिछली मरतबा हमने बात की थी मरीज़ के हवाले से, उसमें मज़ीद कुछ एडवांस चीज़ें जो है वो आज हम सीखेंगे। मेरी हमेशा कोशिश होगी कि आप लोगों को मैं मियारी और तजर्बेशुदा जो है वो इल्म दूँ, और इस डॉक्टर सहगल के इनकलाबी होम्योपैथी सिस्टम को जो है वो आप लोगों के साथ बड़े अच्छे अंदाज में शेयर कर सकूं, ताकि आपको इस हवाले से अच्छा नॉलेज मिले और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जो है अप्लाई कर सकें। जब आप अप्लाई करेंगे तो आप खुद देखेंगे भी जो हम किताबों में पढ़ते हैं कि होम्योपैथिक मिरेकल्स करती है, तो ये हकीकत है, होम्योपैथिक मिरेकल्स करती है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो मिरेकल्स कैसे हासिल करने। तो ये सिस्टम हमें जो है उसमें बहुत हेल्प आउट करता है और हमें ये मेथड जो है इस चीज़ को समझने में मदद देता है। मैं आप लोगों को यही एडवाइस करता हूँ कि कोई भी दवा, कोई भी जब आप सेलेक्ट करते हैं अपने मरीज़ के लिए, तो सिर्फ अलामात का ख़जाना जमा ना करें, बल्कि वो अलामत तलाश करें जो आपके लिए उसकी दवा तलाश करने में मुआविन साबित हो। मरीज़ आपके पास आके आपको जो अपनी चीज़ें बताता है वो सब एक गार्बेज की शक्ल में होती हैं, और यही होम्योपैथ होने के नाते हमारा जो है कॉन्फिडेंस, हमारा इल्म है कि हम उस गार्बेज में से वो अल्फाज और वो चीज़ें पिक कर लें जिससे उस मरीज़ की बेहतरीन दवाई, सिमिलिमम दवाई जो है वो हम निकाल सकें और मरीज़ को एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने की तरफ जो है वो लेके आ सकें। अच्छा जी, इस तरीक़ेकार में सिर्फ मरीज़ की हम जो है ज़हनी मौजूदा बीमारी के दौरान मरीज़ की जो ज़हनी हालत है उसको बुनियाद बनाते हुए हम नुस्खा जो है वो तजवीज़ करते हैं, और उसी की बुनियाद पे हम जो है दवा की सिलेक्शन करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे इस लेक्चर में और आइंदा आने वाले तमाम लेक्चर्स में आपको बहुत कुछ जो है वो सीखने का मौका मिलेगा। आज हम जो है चंद बुनियादी बातें जो इस मेथड की हैं उनके हवाले से बात करते हैं। मेरे जितने भी लेक्चर होंगे उनमें जो भी रूब्रिक्स में इस्तेमाल करूंगा वो ज़्यादातर जो है सिंथेसिस रिपर्टरी से होंगे, कंप्लीट रिपर्टरी से होंगे, या फिर रॉबिन मर्फी की रिपर्टरी से होंगे। फ़िलहाल हम इन तीन आजकल की जदीद रिपर्टरीज़ को जो है वो यूज़ करेंगे। वैसे तो डॉक्टर सहगल ने जो काम किया था वो डॉक्टर कैंट की रिपर्टरी के माइंड चैप्टर से किया था, लेकिन वक्त के साथ साथ हमारे बहुत सारे अल्फाज तब्दील हो गए। हम आजकल देखते हैं कि बीमारियों के बहुत नए नए नाम नज़र आते हैं, लेकिन ये नाम नए हैं, बीमारियां वही पुरानी हैं। तो हम नाम सुन के जो है होम्योपैथ हजरात भी डर जाते हैं, और जो हमारे पास मरीज़ आया होता है वो भी डर जाता है कि पता नहीं मुझे ऐसी कौन सी बीमारी आ गई है जिस्म में कि जिसका अजाला मुश्किल है, जिसका इलाज मुश्किल है, जिससे मुझे निजात नहीं मिल सकती। लेकिन माइंड मेथड हमें जो है बहुत सारी सहूलियात मुहैया करता है और हमें बुनियादी असूल होम्योपैथी के जो है उनको सीखने का मौका देता है, जिससे
हम मरीज की मौजूदा हालत को समझते हुए उसको उस ट्रांस में से और उस जंगले में से या उस कैद में से रिहाई दिलाने में उसकी हेल्प आउट कर सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं, जिसमें जो है हम उसकी बेहतरीन सेहत को वापस लेके आ सकते हैं। और यही होम्योपैथिक जो है वो कहती है, यही होम्योपैथी का असूल भी है कि हम मरीज का इलाज करते हैं, मर्ज का इलाज नहीं करते। तो मरीज को समझने के लिए अगर हम मर्ज की सिर्फ मर्ज के नामों पे और जो अमराज की अलामात हैं उनको इकट्ठा करके, जनरल अलामात को इकट्ठा करके, उसकी मोडेलिटीज़ इकट्ठी करके अगर हम सिर्फ दवा की सिलेक्शन करते हैं तो हम कंप्लीट क्योर नहीं दे पाते। इसी बेस के ऊपर हानेमन साहब ने जो है वो जो अपने 3 मियाज़म हमें दिए थे वो भी इसी बेस पे जो है फाल करते थे, जिससे उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की कि मरीज को कैसे देखना है। तो डॉक्टर एलएम सहगल ने इस पे मज़ीद काम किया और मज़ीद आसानी पैदा की हमारे लिए। अब ये हमारा काम है कि हम इस मेथड को कैसे यूज़ करें, हम अपने मरीज़ को किस तरीके से जो है जल्द से जल्द सेहतयाब करें। मेरा मानना ये है कि मरीज़ जो है वो आपके पास फौरी आराम के लिए आता है, वो आपके पास इसलिए नहीं आता कि उसका जो है उसको बहुत देर इंतज़ार करना पड़े। और मेरी आप लोगों से गुजारिश भी है कि आपके पास जो मरीज़ आता है उसको ज़रूर एजुकेट करें, और वो एजुकेट तब होगा जब आप उसको एक बेहतरीन दवा देंगे जिससे मरीज़ को पता लगेगा कि वाकई ही होम्योपैथी जैसा कहती है कि हम फास्ट इलाज करते हैं, उसी तरीके से वाकई ही ये तेज़ तरीन इलाज है जदीद दौर के हवाले से। तो जब तक हम मरीज़ को वो तेज़ फास्ट आराम नहीं देंगे उसकी हालत में, तो वो कभी भी यकीन नहीं करेगा। आप ज़ुबानी कलामी चाहे जितना वावेला मचा लें, जितना चाहे लोगों को जो है इस तरफ गाइड कर लें, तो वो कभी भी नहीं मानते, क्योंकि हमारा जो परसेप्शन बना होता है उस परसेप्शन को हम कोई दूसरा बंदा ठीक करने में तब तक हेल्प नहीं कर सकता जब तक सुनने वाला उसको फॉलो ना करे। और वैसे भी जो इल्म हासिल किया जाता है, तो इल्म हासिल करने के लिए अगर आप शागिर्द बने हैं तो आपको चाहे कितना ही इल्म क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप अपनी इज़्ज़त करें, अपने साथ उस उस्ताद की इज़्ज़त करें, अपने साथ जुड़ने वालों की इज़्ज़त करें। जो भी आपको कोई भी बात कहता है उस बात की इज़्ज़त करें। जब आप इज़्ज़त करना सीख जाएंगे तो फिर आपको लर्न करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। फिर आप इतनी आसानी से और इतनी तेज़ी से जो है आपको सीखने के लिए मिलेगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि मैंने ये जो है ना पहले क्यों नहीं सीखा। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी बात यही है कि आप अपनी इज़्ज़त करना सीखें और अपने साथ साथ उस दूसरे की इज़्ज़त करना सीखें जो आपको सिखाना चाहता है। जब आप दूसरे की इज़्ज़त करेंगे तो फिर उसकी कही हुई बात की भी इज़्ज़त कायम होगी। और यही चीज़ें सारी जो है हमें हमारा इस्लाम भी सिखाता है, हमारे नबी ने भी सिखाई हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। माइंड मेथड को समझने के लिए इसके बुनियादी असूल हैं जो मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी आपको बताए थे, जिन्हें केस लेते वक्त जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन असूलों को भूल जाएंगे तो फिर माइंड मेथड आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। फिर माइंड मेथड आपके लिए एक फजूल सा सब्जेक्ट होगा
फिर माइंड चैप्टर आपके लिए एक फजूल सा चैप्टर होगा, जैसा कि बहुत सारे डॉक्टर्स के लिए या बहुत सारे हजरात के लिए जो है माइंड चैप्टर में कुछ ऐसा ख़ास नहीं होता। हालांकि माइंड चैप्टर से वो बहुत सारी रूब्रिक्स जो है यूज़ करते हैं, लेकिन उनको यूज़ करने के बावजूद मरीज़ की हालत बेहतर नहीं हो रही होती। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि हम ये बुनियादी असूल जो है इनको अप्लाई नहीं करते। तो जब तक ये बुनियादी असूल आपके दवा की सिलेक्शन में कारफरमा नहीं होंगे, तब तक आप अपनी कारकर्दगी को होम्योपैथिक के मुताबिक नहीं बढ़ा सकते। ये 4 असूल कुछ तो डॉक्टर जो है वो एलम सहगल ने ही बयान किए हैं, कुछ मैंने इस मेथड को अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करते हुए खुद सीखे और उनको जो है ऑब्ज़र्व किया और देखा कि इनके बग़ैर हमारा ये तमाम होम्योपैथिक का सिस्टम जो है ये अपनी वो क्वालिटी पेश नहीं कर सकता जिस क्वालिटी पेश करने की ज़रूरत है हमें मुआशरे में आजकल। इसी वजह से आजकल हम, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कौवा चला हंस की चाल तो अपनी भी भूल गया, तो हम बेसिकली आजकल जितने भी, चाहे होम्योपैथिक भी हमने पढ़ी हुई है, लेकिन इसके बावजूद हमारे जो मेथड्स हैं वो एलोपैथिक स्टाइल में चल रहे होते हैं। हम जो पेशेंट से डाटा रिसीव करते हैं वो एलोपैथिक स्टाइल में रिसीव करते हैं, जिसकी वजह से हमें दुश्वारी पेश आती है मरीज के सिमिलिमम की तलाश में। ये हमारे पुराने इज्जत के मकाम पे मौजूद तमाम डॉक्टर्स, जिसको हम थेराप्यूटिक मेथड कहते हैं, थेराप्यूटिक मेथड को यूज़ करते हुए बहुत सारी हमें सीखने के रास्ते मुहैया किए। लेकिन वक्त के साथ साथ अब देखें, जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है, वक्त के साथ साथ हमें इन तमाम तरीकों को समझते हुए इस्तेमाल करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये सारा कुछ जो कुछ मवाद हमारे पास आज के दौर में मौजूद है, ये पिछले डॉक्टर्स के पास नहीं था, ये पिछले होम्योपैथ के पास नहीं था, ये पिछले होम्योपैथ के पास कंप्यूटर नहीं था, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसकी बेस के ऊपर जो है वो बहुत सारी चीज़ों को कंपेयर कर सकते। लेकिन हम आज के दौर में रहते हुए इन तमाम सहूलियात के होते हुए फिर भी हम इनसे फ़ायदा हासिल नहीं कर पा रहे, तो इसमें हमारी अपनी गलती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें इससे फ़ायदा लेना चाहिए और सीखने का मौका हाथ से ज़ाया नहीं करना चाहिए। यदि कारकर्दगी को हमारी बेहतर बनाने के लिए जो 3 असूल हैं इस मेथड में, ये सिर्फ इस मेथड के नहीं, आप कोई भी मेथड यूज़ करें, उस मेथड के लिए ये 3 असूल अगर आपने अपना लिए तो आपको कोई भी मेथड जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो किसी को क्रिटिसाइज करना तो बहुत आसान है, लेकिन सीखना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप क्रिटिसिज्म को छोड़ते हुए सीखने के रास्ते पे कारबंद हो और वक्त गुजरने के साथ साथ अपने इल्म को, अपने ब्रेन को, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करें। आपका मरीज़ आपके पास जब आता है तो आप उसके लिए एक बेहतरीन मुबल्लिग हैं, एक बेहतरीन डॉक्टर हैं, एक बेहतरीन उस्ताद हैं, एक बेहतरीन वो पर्सनैलिटी हैं जिसका हुक्म फैमिली के अंदर माना जाता है। तो इसलिए अगर आप अपने तमाम मरीज़ों को, अपने इलाके के मरीज़ों को जो है एजुकेट करना शुरू करें, तो हम अपने मुल्क के मुआशरती निज़ाम को भी बहुत हद तक जो है वो तब्दील करने में कामयाब हो सकते हैं। हम इसके अंदर जो ख़राबियाँ आ चुकी हैं उनको भी दूर कर सकते हैं। ले जी, पहला असूल इस मेथड का है जिसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग केस टेकिंग।
केस लेने के दौरान मरीज का मुकम्मल मुशाहिदा, इस पे बात करेंगे हम। दूसरा असूल है जी, अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ द पेशेंट फ्रॉम हिज हर कॉमन एक्सप्रेशन। केस लेने के दौरान मरीज की नफ्सियात को उसके आम तासुरात से समझना। आम तासुरात मतलब मरीज आके आपसे जिस अंदाज में गुफ्तगू कर रहा है उस अंदाज से मरीज की साइकी को समझना कि मरीज के अंदर क्या चल रहा है। ये आपकी बहुत हेल्प करता है आपको एक मरीज को दूसरे मरीज से डिफरेंशिएट करने में। जब तक आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं आएगी तब तक आपका केस लेना और उस केस के ऊपर काम करना आपके लिए सिमिलिमम दवा कभी भी आपके हाथ में नहीं दे सकता। अच्छा जी, तीसरा असूल है जी, परसीविंग द इंडिविजुअल व्हाई दे प्रिजर्व। मरीज फर्द जो भी आपके सामने बैठा है उसको अकेले तौर पे समझना, सिंगल तौर पे समझना कि वो क्यों बीमार है। वो जो बीमार आपके सामने बैठा है उसको समझना कि वो क्यों बीमार है। आज हम बात करते हैं हमारे पहले असूल के ऊपर, जिसमें है जी ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग केस टेकिंग। अब ये जो ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग केस टेकिंग है, इसके मजीद आगे 4 दर्जात मुकर्रर हैं, जिनके बारे में मैंने अपने पहले लेक्चर में भी आपको जो है इंट्रोडक्शन दिया था कि जो आपके सामने मरीज है वो उसको आपने ऑब्जर्व करना है केस टेकिंग के दौरान कि वो कैसे कह रहा है, वो कैसे कह रहा है, वो क्या कह रहा है और वो कब कह रहा है और वो क्यों कह रहा है। ठीक है, ये 4 असूल ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग केस टेकिंग के, ये 4 असूल आपको समझ आ गए। ये आपने लिख लिए होंगे कि हाउ ही सेज, व्हाट ही सेज, व्हेन ही सेज, व्हाई ही सेज। ठीक है, अब हम इसके पहले सिस्टम के ऊपर बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं हाउ ही सेज। हाउ ही सेज को हम मजीद 2 क्वालिटीज में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहली क्वालिटी है मरीज की टोन और दूसरी क्वालिटी है स्टाइल। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरी आवाज, मेरे लहजे की टोन और मेरे बात करने का स्टाइल, ये आपको मेरी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो आपको अपने पेशेंट की टोन और स्टाइल के ऊपर जो है वो तवज्जो देनी है। टोन क्या है जी? टोन एक ऐसी आवाज या लहजा है जो मरीज अपने रवैये और एहसासात के इजहार के लिए इस्तेमाल करता है। टोन एक ऐसी आवाज, ऐसा लहजा है जो मरीज अपने रवैये और अपने एहसासात के इजहार के लिए इस्तेमाल करता है, जिससे होम्योपैथ होने के नाते हम मरीज की मौजूदा ज़हनी हालत को समझ सकते हैं। ठीक है, अब टोन की मजीद 3 हालतें हैं। हम टोन पे पहले बात करते हैं, फिर स्टाइल पे बात करेंगे। टोन की मजीद 3 हालतें। उन 3 हालतों में क्या है? मरीज की टोन
की 3 हालतें क्या हो सकती हैं। पहली हालत हैवी टोन हो सकती है, दूसरी हालत लो टोन हो सकती है और तीसरी हालत फाइन टोन हो सकती है। अब इसको हम कैसे समझते हैं कि जी हैवी टोन क्या होती है। हैवी टोन में उसकी आवाज लाउड और नॉइजी हो सकती है। लाउड और नॉइजी यानी कि बुलंद और शोर वाली हो सकती है। लो टोन के अंदर क्या हो सकता है कि लो टोन में वो रफ, जारिंग या अनप्लेजेंट यानी कि खुरदरी, नागवार और तकलीफ दे आवाज हो सकती है। उसकी गुफ्तगू का लहजा, जो अंदाज है, जो टोन है, उसके अंदर हमें खुरदरापन महसूस हो सकता है, नागवारी महसूस हो सकती है और तकलीफ महसूस हो सकती है। जो तीसरी टोन है वो फाइन टोन। फाइन टोन में क्या हो सकता है कि मरीज हमें माइल्ड और प्रेजेंट अंदाज में अपनी बात बयान करता है, यानी कि उम्दा और खुशगवार लहजे में अपनी बात का इजहार करता है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं अब हाउ ही सेज में, जो हमने बात की थी पहली टोन पे हमने अभी गुफ्तगू की। दूसरी बात थी स्टाइल। स्टाइल जो है वो बातचीत के दौरान अपनाया गया अंदाज, तरीक़ेकार, जो उसके लहजे, उसकी आंखों, उसके जेस्चर, जिस्म के हरकत व सकनात, इससे जाहिर होता है। जब जो मरीज गुफ्तगू के दौरान, टोन के दौरान बात करते हुए इख्तियार करता है, उस अंदाज को हमने नोट करना है, देखना है कि उसका अंदाज वो क्या है। अब ये सारी चीज़ें जो है हमें आगे आगे चल के बहुत काम आएंगी। अगर आप इसके ऊपर मेरे लेक्चर के बाद मज़ीद अगर वर्क करते हैं, स्टडी करते हैं, तो आप इसको खुद समझ सकते हैं और इस पे जितनी आप मेहनत करेंगे उतने अच्छे अंदाज में अपने मरीज को आप समझ सकते हैं। इस हवाले से मैं आपको छोटी छोटी टिप्स जो है वो दे रहा हूँ, अपने हर लेक्चर में भी दूंगा कि हम कैसे मरीज की क्या टोन हमें किस रूब्रिक की तरफ ले जा सकती है और मरीज का कौन सा स्टाइल हमें किस रूब्रिक की तरफ ले जा सकता है। अगर ये आप समझ लेते हैं तो आपके लिए हर मरीज को एक दूसरे से जुदा करना, डिफरेंट करना आसान हो जाएगा और उसकी सिमिलम तलाश करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब हम टोन में जो हमने बात की थी कि टोन में जो है उसकी टोन हैवी टोन आ गई, ठीक है। अब हैवी टोन के ऊपर हम बात करते हैं कि हैवी टोन में क्या हो सकता है कि मरीज के लहजे में, मरीज जिस लहजे में बोलता है उसके लहजे में तेजी, शोर और बुलंदी हो सकती है। ऊंचाई, मतलब वो ऊंचे अंदाज में बोलेगा, लड़ाई वाले अंदाज में बोल सकता है, ठीक है। जैसे आपकी बेइज्जती करके बोल रहा है, जैसे बदतमीजी से बोल रहा है, जैसे उसके लहजे में, उसकी टोन में जंगलीपन का एहसास हो रहा है। जब वो अपनी गुफ्तगू कर रहा होगा तो उसमें आपको ये 3 चीजें मिलेंगी, इम्पोलाइटनेस, रूडनेस, वाइल्डनेस, बेइज्जती, बदतमीजी और जंगलीपन। और मरीज के अदब व आदाब में आपको जो है स्टाइल में, जिसको हम स्टाइल कह लें, उसका एक्शन और उसका स्टाइल, अदब व आदाब, उसमें
वो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है। जैसे आपके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करता है, या ये सिर्फ आपके खिलाफ नहीं, मतलब किसी के भी खिलाफ कर सकता है। मरीज की जो आपको टोन नजर आ रही है, जो उसका स्टाइल नजर आ रहा है, जो उसके इर्द गिर्द बताने वाले लोग हैं, उनसे भी आपको ये चीजें मिल जाती हैं कि जी इसका तो अंदाज ही ऐसा है। तो वो चीजें आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। इन अंदाज ही ऐसे में है, क्या है कि वो इंतकामी कार्रवाई करता है अपने खिलाफ होने वाले किसी भी काम के लिए। फिर मरीज अपनी बात के इजहार में इस्तेमाल किए गए इस तरीक़ेकार को, अगर वो ऐसा है इंतकामी कार्रवाई इख्तियार करता है या अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता है, तो इन चीज़ों को, जिसमें हमने पीछे आपको बताया भी, वो बेइज्जती करता है, बदतमीजी से बात करता है, या जंगलीपन जाहिर होता है। तो इन चीज़ों को अगर हम रूब्रिक्स में तब्दील करें तो हमारे पास चंद रूब्रिक मैं आपसे शेयर करता हूँ कि हमारे पास इसके अगेंस्ट में, यानी कि बेइज्जती, बदतमीजी और जंगलीपन के अगेंस्ट में हमारे पास जो रूब्रिक्स निकल के आती हैं वो हैं अब्यूजिव, एंगर, रेज, रूडनेस, थ्रेटनिंग, वायलेंट, ब्रूटैलिटी वगैरह। अब देखें मरीज की ये टोन की जो 3 हालतें थी कि वो किसी की भी बिलावजह बेइज्जती कर देता है, हर वक्त बेइज्जती से बात करता है, हर किसी की बेइज्जती कर देता है, और जंगलीपन, उसकी गुफ्तगू में जंगलीपन नजर आता है। जैसे जंगल में जानवर एक दूसरे का आमना सामना करते हैं, इस अंदाज में अगर जो है वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहा है, ये जंगलीपन नजर आ रहा है उसमें, तो आप देखें भी हमारे पास कितनी खूबसूरत अंदाज में ये चंद रूब्रिक्स आ गई हैं। और इन रूब्रिक्स को हम इस्तेमाल करते हुए आगे हम इनकी मज़ीद गहराई में जो है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो मज़ीद गहराई में इन तमाम रूब्रिक्स की मीनिंग्स और इस्तेमाल को भी हम पढ़ेंगे केस वाइज। आपके सामने जो है एक केस बयान किया जाएगा और उस केस के मुताबिक जो है हम उसके ऊपर काम करेंगे और सीखेंगे कि ये जितनी भी रूब्रिक्स हैं इनका इस्तेमाल हम आगे कैसे कर सकते हैं। टोन की इससे जो अगली किस्म थी जिसको हमने इस्तेमाल करना है वो लो टोन में क्या था? खुरदरापन, नागवारपन और तकलीफ दे लहजा। अब ये टोन मरीज जब आपके पास आता है तो अगर इस टोन में आपसे चीज़ें बयान करता है तो उसके लिए भी हमारे पास हम किन रूब्रिक्स की तरफ जा सकते हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। जी, अब हम अगली क्वालिटी पे बात करते हैं। अगली क्वालिटी मरीज की है जी लो, धीमा लहजा। मरीज अगर गुफ्तगू के दौरान, केस टेकिंग के दौरान, केस हिस्ट्री देते हुए धीमा लहजा इख्तियार करता है, धीमे लहजे में, यानी कि हम इसको होम्योपैथिक माइंड मेथड के लिहाज से धीमा लहजा हम कह रहे हैं, जिसमें आपकी तौहीन कर रहा है या किसी और की तौहीन कर देता है, गैर यकीनी अंदाज होता है, आपको अंदाज़ा भी नहीं होता और वो एकदम से वो कोई ऐसी बात कह देता है जिसका आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते।
छोटे छोटे मामलात पर नाराज हो जाता है। अब ये उसके लहजे हैं लो में हम जिनको कंसीडर करते हैं, और इनकी रूब्रिक्स जो हम ऐसे पेशेंट्स के लहजे वाले पेशेंट्स में जो हम रूब्रिक्स इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कुछ, जिनमें एक है जी एब्रप्ट, दूसरी है श्रीकिंग, तीसरी है मूड रिपल्सिव, चौथी है क्वारलसम, पांचवी है सैडनेस, छठी है क्राइंग, सातवीं है इरिटेबिलिटी, आठवीं है लमेंटिंग, नौवीं है मोर्निंग। ये हमने जो मैंने आपसे जिक्र किया उन रूब्रिक्स का जो हम लो टोन वाले पेशेंट्स में ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे। अब उससे अगली टोन आ जाती है फाइन टोन। ये तीसरी टोन है। इसके मरीज़ जो है वो बातचीत के दौरान आपसे जो है उनका इखलाक बहुत आला, इखलाकी तौर पे आपको बहुत आला नज़र आते हैं। वो इखलाकी तौर पर आपको जो है आपका एहतराम करते हैं, उनके अल्फाज में, उनके लहजे में शाइस्तगी होती है, खुशगवार अंदाज में बात करते हैं, हंसते और खलंडरे अंदाज में अपनी बात को बयान करते हैं, ताकि आप उसकी अच्छे तरीके से उसके जो है इलाज कर सकें और अच्छे तरीके से उसकी प्रेजेंटेशन को जो है वो देख सकें। अब इसमें जो इस्तेमाल होने वाली हमारे मेथड के मुताबिक जो ज़्यादातर रूब्रिक्स हैं जिन पे हम काम करेंगे फ्यूचर में भी, उनमें पहली है जी कॉन्टेंटेड, CONTENTED, कॉन्टेंटेड। दूसरी है स्माइलिंग, तीसरी है अफेक्शनेट, चौथी है लाफिंग, पांचवी है चीरफुल, छठी है जी फ्राइवलस, सातवीं है प्लेफुल, आठवीं है रिवर्स, रिवरेंस, REVERENCE, रिवरेंस। नौवीं है जी यील्डिंग, और 10वीं है टिमिडिटी। ये जो मैंने आपसे शेयर की हैं चंद रूब्रिक्स टोन के हवाले से, तो ये टोन के हवाले से हमारी चंद रूब्रिक्स थी। अब इससे अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो हम करेंगे व्हाट ही सेज। व्हाट ही सेज जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि वो क्या कह रहा है और उसमें हम कौन सी रूब्रिक्स का इस्तेमाल किस अंदाज में कर सकते हैं। तो ये हमारी जो जितनी भी ये केस टेकिंग के हवाले से, केस टेकिंग के दौरान हमारी जो ऑब्जर्वेशन है उनमें ये जो 4 हमारी ऑब्जर्वेशन थी, इन 4 के ऊपर हम एक एक करके बात करेंगे। आज हमने जो बात की थी वो था हाउ ही सेज, वो कैसे बयान कर रहा है अपनी बात को। तो आज हमने इसके ऊपर बात किया है। जो आप अगर मज़ीद कोई आपके जहन में इस हवाले से सवालात आते हैं तो आप वो अपने सवालात शेयर कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि ज़रूर आप लोगों को मुकम्मल तौर पे उसका आंसर करूं और आप लोगों की जो भी क्वेरीज हैं उनको बयान कर सकूं, ताकि आपको ये अच्छे अंदाज में समझ आ जाए। अगर आपने ये अच्छे अंदाज में सीख लिया तो आपके 80% केसेस जो है वो आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर आ जाएंगे। बाकी जो 20% रह जाएंगे उनको आप मज़ीद रिपर्टाइज करके देख सकते हैं
ये समझ लें भी ये केसेस आपके 80% केसेस जो है वो आज के दौर से आप बहुत अच्छे अंदाज में और फौरी तौर पे, क्योंकि जो मरीज आपका फौरी तौर पे ठीक होता है वही आपका सबसे बड़ा एसेट है, वही आपके लिए पब्लिसिटी का एक ऐसा सिस्टम है कि जो आप किसी भी और अंदाज में पब्लिसिटी करके नहीं कमा सकते। तो क्योंकि जो आवाम की आवाज़ है वो सबसे बड़ी पब्लिसिटी है, इसका मुकाबला कोई मीडिया कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो बंदा जब जाके किसी दूसरे को बताएगा कि यार फलां जगह से मुझे इतनी जल्दी आराम आया, तो वो लाजमी फिर आपके पास कांटेक्ट करेंगे। और यही होम्योपैथी की खूबसूरती है। होम्योपैथी जो है वो इतने फास्ट अंदाज में, इतने बेहतरीन अंदाज में जो है मरीज़ को ठीक करती है, और आप भी दिली तौर पर खुशी महसूस करेंगे। तो आप देखेंगे कि भाई दिनों में आपके मरीज़ों की तादाद भी बढ़ जाएगी, आपकी इनकम भी बढ़ेगी। तो इस पे हम मज़ीद बात करेंगे अपने अगले लेक्चर्स में। तो जो मैंने ऑब्ज़र्वेशन में आपसे बार बार मैं क्योंकि यही जिक्र कर रहा हूँ ऑब्ज़र्वेशन, तो इन चीज़ों को ज़रूर आज हमने जो बात की थी वो हाउ ही सेज पे बात की थी। नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा व्हाट ही सेज पे जो है हम बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।